भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। यूक्रेन कब तक लड़ेगा? कब तक रूस का मुकाबला करेगा? ज़ेलेंस्की और उनकी फौज दिन रात बस यही सोचती है। ऐसे में पुतिन ने उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रूस की हथियार फैक्ट्री ने पुतिन को वो ताकत दी है जिसके बाद नेटो के हर देश में अब खौफ फैल गया है। ये वीडियो ज़ेलेंस्की ने वायरल किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो डालकर ज़ेलेंस्की ने बता दिया कि पुतिन का 2026 वाला तूफान 2025 के अंत में ही शुरू हो चुका है। ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट अब यूक्रेन की राजधानी कीव बन चुकी है और नए साल में पुतिन के हमले कैसे होंगे, ये वीडियो चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सामने अपना कौन सा नया दर्द रखा है, जरा गौर से समझिए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि कीव पर 500 ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें ज्यादातर ईरान से मिले शाहिद ड्रोन थे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने 40 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी शामिल रही। ऐसे ही कई और वीडियो वायरल करके ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन को बहुत बुरी तरह से मारा है। इमारतों का हाल देखिए, यहां मलबे में जिंदगी खोज रहे फायर फाइटर्स को देखिए। यूक्रेन पर 2026 में बहुत बड़ा कहर टूटने वाला है, हर तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। ज़ेलेंस्की के शहर पर शाहिद ड्रोन से कैसे हुए हमले, अब उनके कुछ वीडियो भी देखिए। शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 1, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 2, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 3, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 4, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 5। रूस को ईरान से मिला शाहिद ड्रोन इस वक्त पुतिन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये कामिकाज़े ड्रोन है, यानी ये टारगेट से टकराकर फटता है और वहां ऐसी तबाही मचाता है कि ज़ेलेंस्की शिकायत करने के लिए सीधे व्हाइट हाउस का नंबर मिलाते हैं। रूस ने सिर्फ नवंबर 2025 के महीने में ही 5447 शाहिद ड्रोन लॉन्च किए, यानी पुतिन के ऑर्डर पर रोज 882 शाहिद ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया गया। जुलाई 2025 में रूस ने 6297 शाहिद ड्रोन से हमला किया था और तब पुतिन के ऑर्डर पर रोज 203 ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन 2026 में यूक्रेन का क्या हश्र करने जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने 2025 के आखिरी महीने में इसका ट्रेलर दिखा दिया है। पुतिन ने 2026 के लिए अपना युद्ध का एजेंडा सेट कर दिया है। ज़ेलेंस्की 20 शर्तों वाले युद्ध विराम के बाद पुतिन ने बहुत बड़े युद्ध की ऐसी खतरनाक तैयारी की है जिसके आगे 10 यूक्रेन भी सरेंडर को तैयार हो जाएंगे। पुतिन ने कहा कि रूस ने अपने हथियारों के उत्पादन में 22 गुना तक इजाफा किया है। टैंकों का उत्पादन 2.2 गुना बढ़ा दिया गया है। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन में भी 4.6 गुना इजाफा किया गया है और गोला बारूद यानी बम, मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन 22 गुना बढ़ा दिया गया है।
पुतिन की हथियार फैक्ट्री हफ्तों के 7 दिन 24 घंटे चालू है। С 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий 2020. रूस ने बख्तरबंद गाड़ियों का उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा दिया है, यानी फ्रंट पर और तेजी से हमला करेगा रूस। रॉकेट आर्टिलरी का उत्पादन 9.6 गुना बढ़ा दिया गया, यानी मल्टी रॉकेट वाले हमलों की बरसात जारी रहेगी। पुतिन ने 2025 के आखिर में अपने हथियारों के उत्पादन की बात इसीलिए बताई क्योंकि वो 2026 का युद्ध सामने देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ज़ेलेंस्की ने जिस तरह की शर्तों को रखा है वो युद्ध विराम नहीं करेंगे, बल्कि युद्ध को 10 गुना भड़काने की नीयत से फाइनल की गई है। और इसीलिए पुतिन ने अपना 2026 वाला एजेंडा साफ-साफ बता दिया है। Ракетно-артиллерийское вооружение в 9,6 раза. Техника связи и радиоэлектронной борьбы в 12,5 раз. Средства индивидуальной бронезащиты почти в 8. पुतिन ने कहा कि हथियारों का उत्पादन और तेज किया जाएगा। इशारा बिल्कुल साफ है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन को मैसेज नहीं देना चाहते, उनके टारगेट पर वो नेटो देश भी हैं जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन किस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, इसकी कुछ और तस्वीरें ज़ेलेंस्की की फौज में डर पैदा कर देंगी। Вон. ज़ापोरिज़िया में ब्लास्ट। Вон. ये है पुतिन का ड्रोन धमाका। ऐसा वीडियो जो रोंगटे खड़े कर दे। मौत को इतनी करीब से देखना अब यूक्रेन की आदत सी बन गई है। पहले ड्रोन आकर गिरा, धमाका हुआ और फिर ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ये यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया है, यानी वो मोर्चा जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच युद्ध पर हमेशा परमाणु खतरा मंडराता रहता है। Був на огляді території, надавав допомогу. Була парковка цивільного автотранспорту. Було 2 прильоти. Після чого, після огляду, побачили ще один дрон в небі та був ще один повторний 3-й прильот. रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसने ज़ापोरिज़िया के पास वारवारिवका गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस ने ज़ेलेंस्की की तरफ से दागे गए ड्रोन भी बड़ी तादाद में मार गिराने का दावा किया। रूस का दावा है कि हर मोर्चे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है उनकी सेना। अब इस तरह के हमलों से जाहिर है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की गलतियां माफ करने वाले नहीं हैं। पुतिन ने एक दिन पहले करीब 500 ड्रोन और करीब 50 मिसाइलों से हमला किया। रूस की फौज का हर टारगेट ऐसा ठिकाना है जहां से ज़ेलेंस्की की फौज को ऑक्सीजन मिल रही है। ज़ापोरिज़िया का धमाका बता रहा है कि पुतिन रहम नहीं करेंगे और इस बात का एहसास ज़ेलेंस्की को हो चुका है। अब यहाँ धमाका हुआ तो बॉम्बिंग स्पॉट पर पुलिस भी थी और कुछ पत्रकार भी थे। Ой, ебать, сука, блядь, 5 метров, нихуя себе. А що це було? Ланцет. Було 2 постраждалих, було надано допомогу. В результаті 3-го удару вчасно зреагували, всі встигли перейти в укриття і обійшлось, нікого не було поранено. ज़ेलेंस्की भी ये धमाके देख रहे हैं और ऐसे ही धमाकों को देखकर ज़ेलेंस्की का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। वो जानते हैं
कि जमीन पर उनकी फौज के लिए हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि इस वक्त यूक्रेन के हालात कितने खराब हैं, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन पावर उनके हर मोर्चों को कमजोर करके यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से मार रही है। और इसीलिए पुतिन को नाकाम दिखाने के लिए वो लगातार बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक के युद्ध में उसने रूस के 12,02,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। रूस के करीब 11,500 टैंक भी तबाह कर दिए हैं और करीब 24,000 बख्तरबंद गाड़ियों को भी बारूद से उड़ा डाला है। रूस की तबाह हुई तोपों का आंकड़ा 35,500 बताया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, जबकि दावों के मुताबिक रूस के 95,000 ड्रोन भी मारे गए। इसके अलावा पुतिन के 434 फाइटर जेट भी मार गिराने का दावा करते हैं ज़ेलेंस्की। साथ में रूस के 347 हेलीकॉप्टर खत्म करने का भी दावा है। डोनेस्क फ्रंट के पास कैसे रूस के सैनिकों पर हमला किया गया, इसका वीडियो यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने जारी किया है। लिमांस की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है और दोनों फौज ड्रोन से एक दूसरे के सैनिकों की जान ले रहे हैं। ये बहुत ही डराने वाला वीडियो है, क्योंकि ये रशियन सैनिक मंडराती हुई मौत से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पेड़ की आड़ भी इनको ड्रोन से नहीं बचा पा रही। वो रशियन फौजियों को देखते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। ऐसे ही हमलों ने ज़ेलेंस्की को फाइट बैक करने वाली हिम्मत दे दी है। ये वीडियो देखने के बाद ज़ेलेंस्की पहुंचे कुपियांस्क के बैटल फ्रंट पर और बता दिया कि अब रूस को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। Вітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. पूर्वी यूक्रेन में कुपियांस्क वो शहर है जिसके एक बड़े हिस्से पर ज़ेलेंस्की ने फिर से कब्जे का दावा किया है, जहां ज़ेलेंस्की उन सैनिकों से मिले जो रूस के खिलाफ बहुत ही खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन फौजियों से मिलकर ज़ेलेंस्की के 3 मकसद हैं। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क में सेल्फी लेकर बता दिया कि उनका पहला मकसद अपनी सेना का हौसला बढ़ाना है, जो लगातार हार का सामना कर रही है। दूसरा मकसद इस मोर्चे पर रूस की सेना को धूल चटाना है, उसे बड़ी टक्कर देना मकसद है। और तीसरा मकसद ट्रंप को दिखाना कि वो बिना अमेरिकी मदद के भी अपनी जमीन रूस से बचा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क का दौरा करके बता दिया कि वो लड़ाई में बने हुए हैं, पीछे नहीं हटे हैं। ज़ेलेंस्की यहां बहादुरी के मेडल बांटकर पुतिन के दावों की हवा निकालना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन बार बार दावा कर रहे हैं कि रूस ने कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया है और साथ में पोक्रोवस्क भी अब रूस की सेना के कंट्रोल में है। एक तरह से कुपियांस्क पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है। नया साल यानी साल 2026 को लेकर डोनाल्ड ट्रंप 2 बहुत ही घातक मिसाइल पावर के बीच फंस गए। 28 और 29 दिसंबर को ट्रंप के साथ 2 वॉर जोन को लेकर के मीटिंग होने वाली है। एक मीटिंग में ज़ेलेंस्की शामिल होंगे और दूसरे में नेतन्याहू, और ये दोनों चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ऐसी ताकत उन्हें दे दे जिससे रूस और ईरान की जोड़ी तबाह हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिसंबर का आखिरी हफ्ता बहुत बड़ा तनाव लेकर आया है। ट्रंप 2025 को भूलकर 2026 पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन यूक्रेन और गाजा से आने वाले वीडियो ने उनकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब तक युद्ध विराम की तमाम कोशिश नाकाम साबित हो चुकी है। ट्रंप अब यूक्रेन को लेकर क्या करेंगे, गाजा पर क्या करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप 2026 में क्या फैसला लेने वाले हैं।
डोनाल्ड ट्रंप फुल टेंशन में नहीं, बहुत बड़ी उलझन में घिर चुके हैं। ये ऐसा तनाव है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए डबल टेंशन कहा जाने लगा है, और ये टेंशन 2026 से पहले बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने रूस को मैसेज दे दिया है। किम का मैसेज है कि दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ पुतिन तेरे लिए। किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया और रूस में ऐसी दोस्ती हो चुकी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। किम जोंग उन ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चे पर दिखा दिया है कि अपना खून देने का वक्त आएगा तो भी वो साथ रहेंगे, एक दूसरे की जिंदगी में साथ देंगे, और मौत सामने आई तो उसका भी मिलकर सामना करेंगे। 2025 में कुर्स्क के मोर्चे पर उत्तर कोरिया के सैनिकों ने ऐसा युद्ध लड़ा कि जिसके आगे यूक्रेन टिक नहीं सका। उत्तर कोरिया हमेशा पुतिन का साथ देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि 20 पॉइंट वाला फॉर्मूला फाइनल करने के बाद अब जेलेंस्की अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। लेकिन ट्रंप की बैक टू बैक मीटिंग में वो अकेले नहीं होंगे, एक और वॉर जोन पर ट्रंप को फैसला करना पड़ेगा। 28 दिसंबर को ट्रंप की व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात होनी है, जबकि 29 दिसंबर को ट्रंप से मिलने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका में होंगे। ये दोनों मुलाकात अमेरिका के फ्लोरिडा में होगी। एक तरफ ट्रंप जेलेंस्की के साथ उन 20 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने रूस के साथ युद्ध विराम को लेकर फाइनल किए हैं, तो वहीं नेतन्याहू के साथ मुलाकात में गाजा को लेकर, लेबनान और सीरिया से लेकर ईरान तक पर बातचीत होने वाली है। गाजा और लेबनान में युद्ध विराम तोड़े जाने की तस्वीरें रोज आ रही हैं, और यूक्रेन में रूस के अटैक के वीडियो भी रोज वायरल हो रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों की बेचैनी पर ट्रंप को 2026 का एजेंडा सेट करना है। ट्रंप के साथ जब मुलाकात होगी तो जेलेंस्की का सबसे बड़ा एजेंडा होगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन रूस, और नेतन्याहू का सबसे बड़ा एजेंडा होगा ईरान, जिससे जून में इजराइल का युद्ध हो चुका है। दोनों की मुलाकात का एक ही एजेंडा है, और वो है युद्ध। जेलेंस्की चाहते हैं कि रूस का युद्ध बंद कराया जाए या फिर डट कर लड़ा जाए। वहीं बेंयामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान का फाइनल इलाज किया जाए, यानी इजराइल पर ईरान का मिसाइल वाला खतरा बंद किया जाए। ईरान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो फिर कभी जून में हुई जंग जैसी टक्कर न दे पाए। आप कह सकते हैं कि दोनों की डिमांड है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह उनको उनके दुश्मनों से बचा लें। पिछले 10 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर 2000 ड्रोन और 1400 गाइडेड बम बरसाए हैं। इसे रूस के विंटर वेपन के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के इन हमलों से यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। पुतिन चाहते हैं कि सर्दी में किसी भी कीमत पर यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जाए। इसीलिए जेलेंस्की ने 20 पॉइंट वाला एजेंडा तैयार किया है। इसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जो पुतिन को मंजूर नहीं होगी। जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता से लेकर डॉनबास पर कंट्रोल और जापोरेजिया प्लांट पर ऐसी शर्त लगाई है जो पुतिन का गुस्सा भड़का देंगी। जेलेंस्की के प्रस्तावित समझौते में कहा गया है कि यूक्रेन की संप्रभुता को माना जाएगा। अगर पुतिन इस समझौते पर दस्तखत करते हैं
तो उन्हें आज नहीं तो कल उनकी सेना को डॉनबास का इलाका छोड़ना पड़ेगा, जो पुतिन नहीं मानेंगे। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ज़ापोरेज़िया परमाणु प्लांट अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहे। अभी इस प्लांट पर रूस का कंट्रोल है, ये भी पुतिन खारिज कर देंगे। ज़ेलेंस्की अपनी पीस डील में सेना की ताकत बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन 8 लाख सैनिकों की अपनी सेना बनाएगा, यानी सेना घटाने के लिए यूक्रेन राजी नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की ने डॉनबास पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। पुतिन इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। ये बात वो बार बार कह चुके हैं कि यूक्रेन को पूरे डॉनबास से अपना दावा छोड़ना होगा। ज़ेलेंस्की की बड़ी शर्त सुरक्षा गारंटी भी है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी गारंटी मिले। नेटो में आर्टिकल 5 का मतलब है कि एक सदस्य पर हमला पूरे गुट पर हमला। यूक्रेन चाहता है कि नेटो के बाहर रहकर भी उसे इसी तरह की सुरक्षा गारंटी दी जाए। दो 2026 से पहले डोनाल्ड ट्रंप की दोनों मीटिंग ने ईरान से लेकर रूस और लेबनान से लेकर यमन तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है, क्योंकि खामनेई से लेकर पुतिन और हमास, हिजबुल्लाह से लेकर हूथी मिलिशिया तक सबको मालूम है कि जब ट्रंप के साथ मिल बैठेंगे उनके दो जिगरी यार, तो फिर तय हो सकती है वर्ल्ड वॉर। 28 दिसंबर को ज़ेलेंस्की और 29 दिसंबर को बेंयामिन नेतन्याहू जब दोनों ट्रंप से मिलेंगे तो रूस और ईरान को लेकर बहुत बड़े फैसले किए जा सकते हैं। ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा एजेंडा होगा उनका सबसे बड़ा दुश्मन रूस, और नेतन्याहू का सबसे बड़ा एजेंडा होगा ईरान, जिससे जून में इजराइल का युद्ध हो चुका है। जब यूक्रेन युद्ध का आखिरी फैसला करीब नजर आ रहा है और ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है, तब गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम करने वाला इजराइल अब लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा है और ईरान के साथ उसकी टक्कर, या यूं कहें कि दूसरा युद्ध बहुत करीब नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में 2026 का नया फ्रंट पक्का किया जा रहा है? अब दुनिया के किस हिस्से में उसका दुश्मन जलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू ही जानते हैं। 29 दिसंबर को नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मीटिंग को लेकर कई धमाकेदार कयास लगाए जा रहे हैं। क्या 2026 में गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल का युद्ध वाला ऑपरेशन तेज होने वाला है? क्या 2026 में लेबनान और इजराइल बॉर्डर जलेगा और हिजबुल्लाह के साथ अब आर पार का युद्ध होगा? क्या 2026 में यमन बनेगा वॉर जोन और अमेरिका इजराइल मिलकर हूथी मिलिशिया को कुचल डालेंगे? क्या 2026 में ईरान इजराइल की जंग फिर शुरू होगी और नेतन्याहू इसी के लिए सबसे सीक्रेट मीटिंग करने अमेरिका जाने वाले हैं? So now opportunities for peace are there. We tend to exploit them. I'm going to discuss them with President Trump when I meet him later on this month. डोनाल्ड ट्रंप और युद्ध खत्म करने वाला उनका जुनून और उसका नतीजा दुनिया लगातार देख रही है। वो यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में पूरी तरह नाकाम रहे। 2026 में भी यूक्रेन की जंग जारी रहेगी। इसके सबूत बनकर नए नए वीडियो रोज सामने आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान सब पर बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है
कि नेतन्याहू का अगला हमला कहां होगा, क्योंकि नेतन्याहू बार बार ये कसम खा रहे हैं कि जब तक इजराइल के दुश्मनों को खत्म नहीं कर लेंगे वो खामोश नहीं बैठेंगे। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल का मकसद पूरी तरह लेबनान को गाजा बनाने का होगा, जबकि ईरान की कोशिश होगी कि किसी भी तरह हिजबुल्लाह की बची हुई ताकत को बचा लिया जाए। इसीलिए लेबनान के साथ साथ इजराइल में ईरान के साथ युद्ध का भी सायरन लगातार बज रहा है और नेतन्याहू बार बार बता रहे हैं कि इजराइल को कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे जितना भी दम लगा ले। What we will always insist upon is that the sovereign power of security from the Jordan River, which is right here, to the Mediterranean Sea, which is right there, that will always remain in Israel's. सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट और अब वहां जुलानी की हुकूमत कायम होना, ये नेतन्याहू की बहुत बड़ी जीत माना गया है। खुद ईरान इससे इनकार नहीं करता, लेकिन अब ईरान के सामने गाजा के साथ साथ लेबनान का भी ऐसा फ्रंट है जहां एक्टिव होना बहुत जरूरी हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया जाना और वहां लगातार कमांडरों पर हमले से ईरान भी घबराया हुआ है और अब तेल अवीव और तेहरान के बीच सीधा तनाव देखा जा रहा है। ईरान की नई मिसाइल। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज ज्यादा होगी ताकि वो दुश्मनों को लंबी दूरी तक तबाह कर पाए, जिसका पेलोड यानी वॉरहेड ज्यादा बड़ा और हाहाकार मचाने वाला होगा, जो स्टेल्थ होगी यानी उसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना यानी उसे मार गिराना भी मुश्किल होगा। ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उसका नया मिसाइल जखीरा इतना खतरनाक होगा कि इजराइल को सरेंडर करने में 12 दिन का वक्त नहीं लगेगा। ईरान इस बार ऐसा जवाब देगा कि इजराइल 12 घंटे के अंदर सरेंडर कर देगा, यानी 12 घंटे वाली वार्निंग ईरान की तरफ से जारी की जा रही है।